नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम, खास सीरीज एक मणिपुर पर 7 दिन 7 कहानियां। उसमें पेश है आज पहली कहानी। मणिपुर में 3 महीने से करीब जो हिंसा आगजनी जारी है, 150 से ज़्यादा हत्याएं हुई है और 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। आज कहानी इन्हीं बेघरों की, क्योंकि हिंसा और आगजनी की कहानियां तो आप बहुत देख चुके हैं। कैसे दिन गुजार रहे हैं यह लोग तमाम अलग अलग राहत शिविरों में, कैसे देखते ही देखते इनकी सारी जमा पूंजी स्वाहा हो गई और सारे सपने चकनाचूर हो गए। आज इन्हीं में से कुछ लोगों की कहानियां आपको बताऊंगा। पूरा देखिए आखिर तक। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो आइए देखते हैं ऐसी कुछ कहानी। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और इस सीरीज में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ लोगों की कहानियां जो अपना घर बार लुटाकर इस हिंसा में राहत शिविरों में दिन गुजार रहे हैं। वहां सरकार और दूसरे गैर सरकारी संगठनों की ओर से मिल रही राहत पर राजधानी इम्फॉल में भी एक शिविर है। वहां लाम्बोई खोंगनांग इलाके में बना हुआ है। वहां रहने वाले धनंजय सिंह अपनी आप बीती सुनाते हुए कहीं अतीत में खो जाते हैं। वो बताते हैं, हमारी जिंदगी बेहद खुशहाल थी, लेकिन इस हिंसा ने हमें घर से भागने पर मजबूर कर दिया रातों रात और जिंदगी को तिनके की तरह बिखेर दिया। जब हम घर से भागे अपनी जान बचाने के लिए, तो जो कपड़े शरीर पर थे बस वही लेके भाग सके मोहल्ले के बाकी लोगों के साथ, क्योंकि उस समय जान बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अब यहाँ रहते लगभग 3 महीने होने वाले हैं। धनंजय बताते हैं कि हम यहाँ अपने सुनहरे अतीत और अनिश्चित भविष्य के बीच दिन काट रहे हैं। उनकी तरह कोई 500 लोग इस राहत शिविर में रह रहे हैं और इन सब की कहानियाँ एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। लोगों का कहना है कि हम अपने घरों में ही बेगाने हुए हैं, शरणार्थी बन गए हैं। आप जानते हैं कि हिंसा की शुरुआत से ही मैतेई और कुकी जनजाति के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और इसी से बचने के लिए हजारों लोगों ने भागकर राहत शिविरों में शरण ली है। 50,000 से ज़्यादा लोग अलग अलग जगह बने ऐसे शिविरों में रह रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी मिजोरम, नागालैंड और असम में भी हजारों लोगों ने शरण ली है। सिंह बताते हैं कि यहाँ भोजन तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन बाकी तमाम दिक्कतें हैं और उनको कहना है कि कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई ठप है, जीवन अनिश्चित हो गया है, पता नहीं अब अपने घरों को कब लौट सकेंगे। उनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही वो लोग अपने घरों को लौट सकेंगे, लेकिन अब उसके भी काफ़ी समय बीत गया और अब तक दूर दूर तक सब कुछ अनिश्चित नज़र आ रहा है। और उनको तो यह भी नहीं पता है कि जिस घर में लौटने के सपने के साथ यहाँ जी रहे हैं वह साबुत बचा भी है या नहीं। धनंजय का कहना है कि उनके मोहल्ले के ज़्यादातर घरों में आग लगा दी गई थी। बाद में आने वाले लोगों ने उनको बताया था, अब पता नहीं उनका घर सही सलामत है भी या नहीं। वे तो 3 मई की रात के बाद अपने मोहल्ले में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस राहत शिविर का नज़ारा किसी सामान्य राहत शिविर जैसा ही है, वैसा ही जैसा आमतौर पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में बने राहत शिविरों में नज़र आता है। कुछ बच्चे पढ़ने में जुटे हैं तो कुछ खेलने में। बेफिक्री से खेलते इन बच्चों को देखकर लगता है कि उनको न तो मौजूदा मुसीबत का अंदाज़ा है और न ही अपने अनिश्चित भविष्य की कोई चिंता। महिलाएं अलग अलग समूहों में बैठकर बातचीत में व्यस्त हैं, तो पुरुष ताश खेलने और भविष्य पर चर्चा करने में। सरकार की ओर से इन शिविरों में रहने वालों को मोमबत्ती बनाने और नैपकिन
सैनिटरी पैड बनाने जैसे कई काम सिखाए जा रहे हैं ताकि वो खाली समय में काम करके दो पैसे कमा सकें। शिविर के एक कोने में कुछ स्वयंसेवक दोपहर का भोजन बनाने में लगे हैं। भोजन तैयार होने के बाद घंटी बजती है। यह इस बात का संकेत है कि खाना परोसने का समय हो गया है। देखते ही देखते एक बड़े हॉल में लोग जमीन पर बिछी दरी पर बैठ जाते हैं और कुछ लोग खाना परोसने लगते हैं। सामान्य चावल दाल और सब्जी के बाद के भोजन के बाद लोग फिर अपनी दिनचर्या में जुट जाते हैं। राजधानी के ही पूर्वी इलाके में बने एक अन्य राहत शिविर में रहने वाले सरोज भक्ता 7 मई की रात को अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे थे। वह बताते हैं कि यहाँ करीब 3 महीने कैसे गुजरे हैं, यह शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। वर्षों से आपसी सद्भाव के साथ रहने वाले पड़ोसी एक पल में जान के दुश्मन बन जाएंगे, इसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उनके घर पर पड़ोसी कुकी लोगों ने ही हमला किया था। वे पुलिस की मदद से किसी तरह अपनी बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ इस राहत शिविर तक पहुंचने में कामयाब रहे। वक्ता बताते हैं कि बच्चे रोज सवाल करते हैं कि पापा हम अपने घर कब लौटेंगे, लेकिन मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और अब तो मुझे भी पता नहीं है कि मेरा घर बचा भी है या नहीं। पुरुष तो फिर भी अपनी भावनाओं पर काबू पाने में सक्षम है, लेकिन इन शिविरों में रहने वाली महिलाओं के चेहरे पर अपना सब कुछ खोने का दर्द ज़्यादा झलकता है। इम्फाल पूर्व जिले के खुमान लंपक खेल परिसर में बने ऐसे ही एक राहत शिविर में रहने वाली मनोरमा देवी बताती है, तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया था। कोविड और उसके कारण हुए लॉकडाउन ने जीवन ठप कर दिया था। अब बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे थे। बरसों की मेहनत और संघर्ष के बाद जीवन एक बार फिर पटरी पर लौट रहा था, लेकिन इस हिंसा ने पल भर में ही सब पर पानी फेर दिया। अब पता नहीं आगे जीवन कैसे चलेगा और बच्चों की पढ़ाई कब शुरू होगी और पता नहीं हम कभी अपने घर लौट भी पाएंगे या नहीं। नेता और सरकार वादा तो करती है, लेकिन इन पर अमल की कोई संभावना नजर नहीं आती। इसी शिविर में रहने वाले एम जॉय सिंह अपने परिवार के साथ कुकी बहुल कांगपोकपी जिले में रहते थे। हिंसा शुरू होने के बाद किसी तरह केंद्रीय बलों की सहायता से वे जान बचाकर यहाँ पहुँचे थे। वे बताते हैं कि अब फिलहाल तो घर वापसी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। हिंसा थमने की बजाय लगातार बढ़ रही है। हमारा भविष्य पूरी तरह अनिश्चित हो गया है। मनोरमा के उलट इन शिविरों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसे अपनी नियति मान लिया है। 78 साल के हेमब्रम सिंह ने अपने जीवन में यहाँ उग्रवाद का लंबा दौर देखा है। वह कहते हैं कि हमने अब सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया है। हम चाहे लाख सिर पटकते रहें, कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सरकार के रहमो करम और उनकी ओर से मुहैया कराए गए भोजन पर निर्भर हैं, दिन काट रहे हैं किसी तरह। पता नहीं इस उम्र में अब क्या क्या देखना लिखा है। हालांकि राज्य के सूचना मंत्री RK रंजन ने भी कुछ शिविरों का दौरा किया है। उनका कहना है कि राहत शिविरों में रहने खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। जेब खर्च के तौर पर 1-1 हज़ार रुपये भी दिए गए हैं। सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि यह लोग जल्दी ही अपने घरों को लौट सकें। लेकिन लाख टके का सवाल तो यही है कि आखिर वो सामान्य स्थिति कब तक बहाल होगी। देखते रहिए। आज बस इतना ही। कल फिर किसी और कहानी के साथ आपके सामने आऊँगा। जचे तो सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।